बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर की। कुछ दिन पहले बांडीपोरा में बीजेपी लीडर वसीम बारी को उसके वालिद और उसके भाई के हमरा नामालूम बंदूक बरदारों ने हलाक किया था। उसके बाद वहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ पोस्टर्स भी चस्पा किए गए थे कि जो भी लोग बीजेपी के साथ मुंसलिक हैं वो इस्तीफ़ा दे दे, वो बीजेपी को छोड़ कर चले जाए। ये पोस्टर्स लगे हुए थे जहाँ लोगों ने इस हवाले से उनकी तस्दीक की, पुलिस ने भी इस हवाले से उनकी तस्दीक की। और आज ज़िला, हम कह सकते हैं ज़िला बारामूला में जो बीजेपी के एक और लीडर जो म्युनिसिपल कमेटी वतरगाम के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको नामालूम अफराद ने किडनैप कर लिया है, अपने साथ लेके गए हैं। लोगों का कहना है कि आज सुबह कुछ नामालूम अफराद जो है वो सेंट्रो गाड़ी में आए और महराजुद्दीन मल्ला को घर से बाहर निकाल के अपने साथ ले गए। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की है। इस हवाले से कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। म्युनिसिपल कमेटी वतरगाम से मुंसलिक लोग, जिसमें उनके जो चेयरमैन भी हैं, उनको भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया है तहकीकात के हवाले से। हमारे साथी इरशाद अहमद ने कोशिश की थी वहाँ के कंसर्न पुलिस ऑफिसर बात करने की, मगर अभी तक उन्होंने बात नहीं की। इस हवाले से उनका कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो ही इन्वेस्टिगेशन से कुछ निकलता है तो पुलिस जो है वो मीडिया के सामने आएगी और इस हवाले से बात करेगी। चलिए नाज़रीन, बात वतरगाम बारामूला की, जहां के जो म्युनिसिपल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको नामालूम अफराद ने किडनैप किया है। पुलिस ने तहकीकात शुरू की है और पूरे मामले की तहकीकात हो रही है। अभी तक म्युनिसिपल कमेटी वतरगाम से लेकर उनके घर तक और उनके जो इलाके हैं वहां तक पुलिस ने जो अपनी नफरी को लगाया है और उसमें तहकीकात अब कर रहे हैं कि क्या वजह है, क्या रीज़न्स है कि इनको किडनैप किया गया है या कोई और भी वजह हो सकती है। मामला सामने आने के बाद ही पता चल सकता है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे महकमे CAPD के हवाले से, जहां सरकार ने एक तरफ यहां पे कोविड का खतरा बढ़ने की वजह से सरकारी दफातर में बायोमेट्रिक को बंद करके रखा है। एक बाज़ाब्ता एक ऑर्डरनामा आया जिसमें कहा गया कि सरकारी दफातर में बायोमेट्रिक नहीं हो सकता है। मगर अगर सरकारी दफातर में नहीं हो सकता है तो कैसे आम लोगों के लिए ये बेहतर हो सकता है और उनकी राशन हासिल करने के लिए ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं महकमे CAPD के हवाले से। बात यह है कि जो भी लोग राशन ले रहे हैं फूड स्टोर से, वहाँ से उनको पहले बायोमेट्रिक करना पड़ता है, उसके बाद ही उनको राशन दिया जाता है। लोगों ने इस हवाले से खदशात का इज़हार किया है और लोगों का कहना है कि अगर सरकारी दफातर में बायोमेट्रिक को बंद करना ज़रूरी है तो क्या लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इसको बंद कर दिया जाए? क्या अगर किसी शख्स को कोविड हो सकता है तो ये इन्फेक्शन कितने लोगों में फैल सकता है? ये एक बड़ा मामला है और इस मामले पे हमारे साथी अब मोहम्मद अशरफ ने कुछ लोगों से बात की। आए आपकी नज़र करते हैं। इस बारे में अगर हम सोचें तो ये बहुत ही अभी ख़तरनाक बीमारी हुई है इस सोसाइटी में, जिसकी वजह से हम अंदर ही बैठे। तो ये जहाँ से सरकार की तरफ से कुछ आदेश मिले हैं हमें कि राशन दीजिए आप बायोमेट्रिक थ्रू, तो इससे हमें ये अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन सा फ़र्द जो पॉजिटिव होगा तो उसके उस इन्फेक्शन से कौन मुब्तला होगा। तो ये गैस करना नामुमकिन है अभी इस टाइम में, क्योंकि यहाँ से हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन इंसान इसमें इन्वॉल्व है और कौन इससे अभी इन्वॉल्व नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये अभी बहुत ही परेशानी का मुद्दा हमारे लिए बन चुका है। तो जिस तरह हमने देखा ऑप्शन में जो बायोमेट्रिक बंद किया गया, इसी तो जाहिर है इसमें तो सारी सोसाइटी का होल विलेज गांव तब का सारा ही इन्वॉल्व होगा एक आदमी के इन्फेक्टेड होने से। तो मेरे ख्याल में और हमारे सब फेयर प्राइस शॉप जो भी इस महकमे में है, उनके ख्याल में कि अभी ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा माहौल नहीं है हमारे लिए कि हम बायोमेट्रिक को ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर पा सकें। अभी इसमें बेहतर माहौल ये नहीं है। चलिए नाज़रीन, बात आपने सुनी लोगों की बायोमेट्रिक के हवाले से। जो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के जो राशन डिपोज हैं वहाँ पे लोगों को बायोमेट्रिक करके ही राशन दिया जाता है, तो इस हवाले से लोगों ने खदशात का इजहार किया। हमारे साथी हिलाल हांजू ने इस हवाले से कंसर्न जो लोग हैं फूड एंड सप्लाईज के डिपार्टमेंट के, उनके जो डायरेक्टर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की। इस हवाले से क्या कुछ बात करने से निकला है, मैं बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी। हिलाल, बायोमेट्रिक का मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। आज भी लोगों ने इस हवाले से खदशात का इजहार किया है कि अगर सरकारी दफातर में बायोमेट्रिक बंद किया जा सकता है तो फूड एंड सप्लाईज के राशन डिपोज पे क्यों लोगों को पहले बायोमेट्रिक किया जाता है, उसके बाद उनको राशन दी जाती है? क्या उनकी जान जरूरी नहीं है? क्या उनकी जान को खतरा नहीं है?
बिल्कुल रूफ, जैसा कि आपने खुद कहा है कि जानों को काफ़ी खतरा है, क्योंकि अभी जहां गवर्नमेंट का पूरा फोकस इस बात पर है और इस चीज़ को लेकर है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस है इसकी स्पीड को रोका जाए या उस पर काबू पाया जाए, इसकी रोकथाम के इकदाम उठाए जाएँ, वहीं पर गवर्नमेंट स्तर पर ही इस तरह के इकदाम उठना, क्योंकि आज तक राशन कार्ड पे ही ये राशन फराम की जाती थी और कोविड के दौरान ही, पेंडेमिक के दौरान ही इससे बायोमेट्रिक या थंब इम्प्रेशन के ज़रिए सार्फिन को राशन फराम करना और इस तरह का डिसीजन लेना, ऐसा लग रहा है कि ये गैर ज़रूरी और गैर मुनासिब वक्त पर इस तरह का डिसीजन आया है, क्योंकि इससे अब लोग भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि लोग जहां पहले ही मोहतात रहने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ जो परहेज़ या एहतियाती तदाबीर जो उन्हें कहा गया है बरतने के लिए, अगर जो उस पर अमल पैरा है, लेकिन वहीं पर अब इसे गवर्नमेंट सतह पर ही उनकी वायलेशन कराने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। कंसर्न जो डायरेक्टर है फूड एंड सप्लाईज़ के, उनके साथ जब हमारी बात हुई और उनसे जब हमने पूछा कि क्या आपको नहीं लगता है कि ये गैर मुनासिब वक्त पर इस तरह का डिसीजन आया, तो उनका मानना है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये उनका व्यू है, खुद ही डॉक्टर भी बने हैं, खुद ही साइंटिस्ट भी बने हैं, कोई माहिर भी बने हैं, उनका मानना है कि कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उनका ये भी कहना था कि हर एक सेंटर पे सैनिटाइज़र्स रखे गए हैं, क्योंकि सैनिटाइज़र रखना भी काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि ये वैसा ही सैनिटाइज़र रखने के बराबर है जैसे इससे पहले कहा गया था कि ATMs मशीन्स पर भी सैनिटाइज़र्स रखे जाएंगे, क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी सैनिटाइज़र नहीं है। तो इस वजह से अब अगर इसे महकमा उमूर सार्फिन ने कंपलसरी बना दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से ऑर्डर भी जारी किया है कि अब राशन उन्हीं को हासिल होगा जो थंब इम्प्रेशन के ज़रिए डिपो पे आ जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे हाज़िरी देंगे और जिनके जो निशान हैं उंगलियों के, जिनके उसके साथ मिल जाएंगे, उन्हीं को राशन फराम किया जाएगा। तो इससे एक बदनसीबी इससे बढ़कर नहीं होगी कि इससे कोविड का जो फैलाव है उसमें मज़ीद वुसअत हो सकती है। हिलाल, इसमें एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे, ये भी खबरें आ रही है कि काफ़ी ऐसे लोग भी हैं अब जो वो राशन डिपोज़ की तरफ नहीं जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम राशन ही नहीं लेंगे, अगर इस तरह का प्रोसेस जो चल रहा है वहाँ पे अगर इसको बंद नहीं किया गया तो हमें राशन लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए। देखिए, इस पे कोई शक नहीं, सरकार अभी खसारे में है, क्योंकि पिछले 3, साढ़े 3 या 4 महीने से हम देख रहे हैं कि तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो बंद है और इससे क्या हो कि जो जितने भी रेवेन्यू रिसोर्सेज गवर्नमेंट के थे या जितने भी मार्केट से टैक्सेशन की सूरत में पैसा वसूल होता था उस पर कहीं ना कहीं रोक लगा है और सरकारी ख़जाने में ये पैसा काफ़ी कम जमा हो गया है। तो इस वजह से सरकार भी अब बहाने ढूंढ रही है कि कहाँ से ये रेवेन्यू जनरेशन हो जाए और लोगों के ये भी खदशात हैं कि अब अगरचे थंब इम्प्रेशन को या बायोमेट्रिक को कंपलसरी बनाया गया है उमूरी सार्फिन के लिए या उन सार्फिन के लिए जो राशन हासिल कर रहे हैं, तो उसका एक बेनिफिट सरकार के लिए ये भी हो सकता है कि बेशतर जो सार्फिन हैं वो राशन कार्ड पर जाने से ये कहकर कतराएंगे कि वहाँ पर अब कोविड फैल सकता है, क्योंकि ये नोशन पहले ही लोगों में चला गया है कि अब बायोमेट्रिक के ज़रिए भी वायरस फैल सकता है। जब लोगों के जहन में ये बात चली गई तो उससे क्या है कि जो बेशतर चावल है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, या जो सरकारी अफसरान है जो काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं कि इस सरकारी राशन पर काफ़ी पैसा भी कमा चुके हैं, तो उनको भी एक शेयर जो है वो ज़रूर मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर बेशतर आबादी जो है वो इस हक़ में नहीं है कि बायोमेट्रिक या थंब इम्प्रेशन के ज़रिए आज राशन के हसूल के लिए उन्हें बुलाया जाए, बल्कि उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि फ़िलहाल जिस तरीके से ये राशन फराहम की जा रही थी ठीक उसी तरह से दी जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये भी है कि जब कोई उस राशन स्टोर पे जाता भी है, अभी भी कम्युनिकेशन में इतने एरर्स हैं कि अगर कोई थंब इम्प्रेशन अपना देता भी है तो वो फिर मैच नहीं करता है जो उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्प्रेशंस हैं, तो इस वजह से उन लोगों को भी राशन नहीं मिल रही है। हमारी चैनल से ही, हमारे नशरियात से ही कई सारे इलाकों के लोगों ने इस तरह की शिकायत जो है वो की है। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ ही हिलाल हांजूरी ने बात की बायोमेट्रिक के हवाले से, क्योंकि महकमा उमूरी सार्फिन ने कंपलसरी कर दिया है कि जो भी लोग राशन लेने के लिए जाएंगे उनको पहले बायोमेट्रिक वहाँ पे करना ज़रूरी है। जहाँ सरकारी दफातर में सरकार ने ही बंद कर दिया, वहाँ आम लोगों के लिए इसको खुला रखा गया है और लोगों का इस हवाले से कहना है कि अगर सरकारी दफातर में इसको बंद करना ज़रूरी है तो लोगों के लिए क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्या लोगों की जान को ख़तरा नहीं हो सकता? एक बड़ा मामला है, सरकार को संजीदा होना चाहिए इस मामले पे। जहां डायरेक्टर जो फूड एंड सप्लाईज है उनका कहना है कि इससे कोई खतरा हो नहीं सकता है, जो लोग राशन लेने के लिए जाएंगे उनको जरूरी वहां पे बायोमेट्रिक करना है। तो डायरेक्टर साहब के खुद के ऑफिस में कोई अलाउ नहीं है, अगर वहां पे लोग जाते हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जाता, अगर कोई जाता है तो वहां पे बाज़ाब्ता सैनिटाइजर करके ही अंदर जाना पड़ता है। डायरेक्टर साहब का ऑफिस है जहां पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। फूड एंड सप्लाईज के स्टोर पे कितनी भीड़ रहती है, कितने लोग वहां पे चावल या राशन लेने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा।
اور اس پہ سرکار کی اس طرح کی پالیسی، اس طرح کی سرد مہری ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سرکار یہاں کی سیریس ہے۔ ناظرین، آپ اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں اور اسپیشل رپورٹ میں اب ہم بات کریں گے کووڈ-19 کے حوالے سے۔ کووڈ-19 خطرہ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے اور لوگ اس کو شاید اتنا سیریسلی نہیں لے رہے ہیں۔ کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاق ہے یہ، اور یہ مذاق کہیں نہ کہیں سب کی جان لے کے جائے، یہ ایک ایسا معاملہ بنتا جا رہا ہے۔ کئی لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازشیں چل رہی ہے۔ یہ کیا سازشیں ہیں یہ آج تک ہمیں بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، مگر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو پازیٹیو کیسوں کی تعداد ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے، ڈیتھس کی زیادہ تعداد بڑھ رہی ہے، تو کتنا پینک ہے یہ، کتنا خطرہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ابھی فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر نثار الحسن، ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں۔ ان سے بات کریں گے کووڈ-19 کے حوالے سے، کیونکہ کووڈ-19 اگر ہم ایس ایم ایچ ہاسپٹل میں بات کریں تو وہاں پہ ڈاکٹر نثار اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ بات کرنے کے لیے۔ تو لوگ ابھی بھی سمجھ نہیں رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کووڈ-19 کو، ابھی بھی ایزی لے رہے ہیں کووڈ کو، اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو اس کو مذاق میں بھی لے رہے ہیں، کچھ لوگ ماسک پہننے پہ اب مذاق کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو آپ نے بتایا کہ لوگوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا ہوا ہے، دیر آر ویریس کانسپائریسی تھیریز، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کشمیر کے حوالے سے۔ اسی کی وجہ سے ہم اس مقام تک پہنچے ہیں کہ اب کے دوسرا لاک ڈاؤن ہم کو زبردستی کرنا پڑا، کیونکہ لوگوں نے اس کو سیریسلی نہ لیا۔ جو ہدایت ہیلتھ گائیڈ لائنز دی گئی تھی ان کو نہ اپنایا، اس کی وجہ سے ایک بڑا فیکٹر وہ تھا کہ یہاں کیسز بڑھ گئے اور موتیں بھی ہو گئی۔ اس کی وجہ سے جو ہیلتھ گائیڈ لائنز کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے ہم کو ایک اور لاک ڈاؤن کرنا پڑا یہاں پہ، اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن جو یہ آپ کانسپائریسی تھیریز جو بولتی ہیں، اس میں حقیقت ہے۔ اگر آپ لوگوں سے پوچھو گے، میں نے بھی پوچھا لوگوں کو کہ آپ یہ ہیلتھ گائیڈ لائنز فالو کیوں نہیں کرتے ہو، آپ ماسک کیوں نہیں لگاتے ہو، آپ فزیکل ڈسٹینسنگ کیوں نہیں کرتے ہو، تو میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو ہاکس ہے، یہ تو فیبریکیٹڈ ہے۔ جی، لیکن اس میں صحیح ہے کہ پبلک یہاں کی فالو گائیڈ لائنز نہیں کرتی ہے، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، شاید ایک جس حساب سے اویئرنیس ہونا چاہیے تھا، جس حساب سے پبلک کو سینسٹائز کیا جانا تھا، جس حساب سے پبلک کو ایجوکیٹ کرنا تھا، اس حساب سے شاید یہاں کے اتھارٹیز، یہاں کی انتظامیہ، یہاں کے ہیلتھ اتھارٹیز نے نہیں ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پبلک شو ٹوٹل ڈس ریگارڈ آف اٹ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ایک استاد ایک بچے کو پڑھاتا ہے تو 1 سال کے بعد بچے کا امتحان لیا جاتا ہے، بچے کو فیل کیا جاتا ہے، صرف آپ بچے کو بلیم مت کرو، آپ اس ٹیچر کو بھی بلیم کرو۔ اگر آپ پبلک کو بولتی ہے پبلک یہ نہیں کرتی ہے، پبلک وہ نہیں مانتی ہے، تو اس میں دوشی اگر آپ پبلک کو دوشی ٹھہراتے ہو، لیکن یہاں کی انتظامیہ کو، یہاں کی ہیلتھ اتھارٹیز کو بھی دوشی ٹھہراؤ، کیونکہ ہم ناکام ہو گئے ہیں شاید پبلک کو سینسٹائز کرنے میں، اویئر کرنے میں۔ جس حساب سے ہم کو اویئر کرنا تھا شاید ہم نے اس حساب سے اویئر نہیں کیا، تو ان کو ایک مسٹرسٹ ہو گیا۔ ایک یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت ساری مکسڈ میسیجنگ گئی۔ میں کہتا ہوں ایک طرف سے لاک ڈاؤن کرتے ہو، دوسری طرف سے آپ ٹورزم کھولتے ہو، ایک طرف سے آپ کیسز بڑھ رہے ہیں، ایک طرف سے ڈیتھس بڑھ رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ ایز آؤٹ ریسٹرکشنز کر رہے ہو۔ اس مکسڈ میسیجنگ کی وجہ سے، اور جو نان پروفیشنلز بھی ہیں جن کو وائرس کا ABC کا بھی پتہ نہیں ہے، کئی ڈاکٹروں کو بھی یہاں پتہ نہیں ہے، وہ بھی جب ان کو بھی الاؤ کیا گیا کہ آپ مس انفارمیشن کر دو، مجھے لگتا ہے شاید ایک ڈیزائن کے ساتھ، اس کی وجہ سے جب ایک مس انفارمیشن ہوگی، چاہے سوشل میڈیا کے تھرو ہوگی، چاہے یہاں کے کئی سیکشنز آف میڈیا کے تھرو ہو گئی، ان کو الاؤ کیا گیا کسی ڈیزائن کے ساتھ، تو لوگ سمجھتے ہیں اس مکسڈ میسیجنگ کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو گئے، کبھی ایک چیز بولتے ہو، کبھی دوسری چیز بولتے ہو۔ اس کنفیوژن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے پبلک کو جس طرح سے یہاں کے طریقے سے اویئر کرنا تھا اس حساب سے اویئر نہیں ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ پبلک نے آپ کی گائیڈ
गाइड लाइन्स नहीं मानी क्योंकि उनको मिसट्रस्ट हो गया। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हमारी यहाँ कश्मीर के हवाले से जो बड़ा माइल्डली चल रहा था यहाँ पे कोविड के हवाले से, मैं मिसाल दिया करता था, देखो इटली में, यूएस में इतने सारे मौतें होगी, लेकिन कश्मीर के हवाले से शायद ये वायरस माइल्डली बिहेव करता है। लेकिन अचानक कुछ दिनों से अगर आपने देखा SMHS के हवाले से नहीं, बाकी अस्पतालों के हवाले से, the cases are surging like anything and there are deaths are happening and most of the deaths are unreported, क्योंकि बहुत सारे लोग आते ही नहीं है, वो घरों में मरते हैं because of stigma। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जहां पे आपने कहा कि शायद हमने प्रॉपरली, हम कह सकते हैं कि पूरी तरह इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लोगों को अवेयरनेस नहीं कर पाए, मगर अब हम उस स्टेज में आ पहुंचे हैं जहां पे हमें अब अवेयरनेस शायद कुछ काम नहीं आ सकती, तो अब लोगों को क्या करना चाहिए, खुद लोग कैसे बचाए अब कोविड से? ये देखो जी, मैंने एक स्टेटमेंट अगर आप ही की वसादत से, गुलिस्तान की वसादत से पहले मैंने ये रेवलेशन किया कि अब जो वायरस है कश्मीर के हवाले से, ये वायरस इट इज बिहेविंग एग्रेसिवली, ज्यादा मौतें होती हैं, वेरी सीरियसली इल पेशेंट्स आर कमिंग इन लार्ज नंबर्स, एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में अस्पतालों में भरे पड़े हैं पेशेंट्स। तो इस हिसाब से मैंने आपकी वसादत से भी पहले भी कहा, अब भी कहता हूं, शायद ये वायरस बदल गया है। देखो, अगर आप लोगों को पहले बोलोगे नहीं ये कुछ नहीं है जी, बस उसी तक आपने महदूद रखा, अचानक ये वायरस चेंज हो गया, आपने लोगों को पहले भी बोलना था कि ये वायरस बेसिकली नया वायरस है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी ये माइल्ड है, आने वाले दिनों में हमें नहीं पता है कैसा। लेकिन शायद ऐसी अवेयरनेस नहीं हुई कि मैं आपकी वसादत से एक चीज कह सकता हूं इस वायरस के बारे में, द ओनली प्रेडिक्टेबिलिटी अबाउट दिस वायरस इज दैट इट इज अनप्रेडिक्टेबल। दैट मीन्स वो ऐसे है कि हम कुछ नहीं कह सकते, ये एक नया वायरस है। जो भी हम एक्सपर्ट्स आपको बोलते हैं, लोगों को आपकी वसादत से बोलते हैं, दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द वायरस। वन सेकेंड, बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ पैंडेमिक। मगर ये वायरस नया है, कुछ महीने पहले ये वायरस बिल्कुल माइल्ड था हमारी पॉपुलेशन में, अचानक ये शायद चेंज हुआ, इसीलिए इट हैज बिकम एग्रेसिव एंड वी आर रिसीविंग सीरियसली इल पेशेंट्स। रहा दूसरा आपका सवाल, अब हम क्या करें? देखो, मैंने आपकी वसादत से यहाँ पे इंतजामिया को जोर देके कहा कि द ओनली टूल विथ अस इज कि लॉकडाउन फिर से करो। लेकिन ये लॉकडाउन का मतलब है, ठीक है, थोड़ा सा हमको ये राहत मिलेगी स्प्रेड ऑफ द वायरस के हवाले से, मे भी मौतें भी उससे कम हो जाएंगी, लेकिन हमें इस लॉकडाउन को यूटिलाइज करना है, हमें इस लॉकडाउन को जाया नहीं करना है। यूटिलाइज, एक तो वायरस को देखना है, इसकी जेनेटिक एनालिसिस करो, क्या ये चेंज तो नहीं हुआ है। एक एपाइकल कमिटी एक्सपर्ट्स की बनाओ जो हर रोज मिलेगी, उसी से ओपिनियन ले लो यहाँ की इंतजामिया, गवर्नमेंट, और वही ओपिनियन पब्लिक को दे दो। और कम्युनिकेशन जो है अच्छे तरीके से अभी भी पब्लिक को करो, और कोई चारा नहीं है। आप बोलते हो अवेयरनेस नहीं हो जाएगी, और कोई चारा नहीं है आपको। अगर आपने सपोज एक हफ्ता 2 हफ्ता लॉकडाउन किया, आप पूरे 2-4 महीने फिर से लॉकडाउन तो नहीं कर सकते हो ना। आप इस जो ये लॉकडाउन पीरियड है ना, 2 हफ्ते का, 1 हफ्ते का, इसको आप यूटिलाइज करो कि पब्लिक को अवेयर करो। जो ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज है, इनको हटाओ पब्लिक के माइंड से, पब्लिक का एतमाद जीतो, इनको कहो कि वायरस एक हकीकत है इनको। और वो कौन करेगा? वो सिर्फ एक्सपर्ट्स करेगा, जो एक्सपर्ट्स करेंगे जिनको पता है वायरस का, और जिनको पता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है पब्लिक को, ताकि उनका एतमाद वापस आए, जो मिसट्रस्ट है वो खत्म हो जाए। और वो फिर अगर वो ट्रस्ट आ जाए उन पब्लिक में, वो फिर, नहीं तो आपको पता नहीं है, लोग ये कहते हैं शायद ये लॉकडाउन इसलिए है कि गवर्नमेंट वांट्स टू हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर पीपल। ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरी कैसे लोगों के दिल दिमाग से आप निकालोगे? ये तब निकालोगे जब आपके एक्सपर्ट्स आगे आएंगे। यू हैव टू फाइंड न्यू वेज एंड मीन्स टू रीच आउट टू पीपल। आपको सिर्फ ट्विटर पे नहीं रहना है कि आपको सेंसिटाइज कराना। मेरा गांव का आदमी गुलाम मोहम्मद, रहती खती, वो ट्विटर्स नहीं देखती है, वो सेंसिटाइज वैसे नहीं हो जाएंगे। यू हैव टू रीच आउट टू देम एंड टेल देम कि वायरस क्या है, क्या हो सकता है। अगर वैसे नहीं आपने किया, जो ही आप लॉकडाउन खोलोगे, फिर से गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेगी पब्लिक, और नतीजा मुझे लगता है अगर 1-2 महीने हमने ये
ये प्रिकॉशंस नहीं लिए, मुझे लगता है एक सेकंड वेव आएगी और वो सेकंड वेव ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ योर पॉपुलेशन इज स्टिल ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन. दैट मीन्स दे आर अनइन्फेक्टेड, और एकदम जब वो एक्सपोज हो जाएंगे, मुझे लगता है इन अबाउट 1 or 2 months, if public will not follow guidelines, we will not take precautions, we will not buy time, तो मुझे लगता है एक सेकंड वेव आने का बहुत खतरा है इन द कमिंग फॉल. डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर निसाल हुसैन ने बात की कोविड-19 के हवाले से, और सरकार को भी इन्होंने कहा कि जिस तरह अवेयरनेस होनी चाहिए थी कोविड के हवाले से, पूरी तरह नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से इस तरह के हालात बने हैं. और जहां हम लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन मुकम्मल तौर इलाज नहीं है, तो कमिटीज़ को बैठना चाहिए, जो एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए, जिससे शायद लोगों को भी बचाया जा सकता है और अपने हम जो कह सकते हैं यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ, उनको भी दोबारा से खोल सकते हैं. नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं, और स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं कोविड-19 के हवाले से, जहां एक तरफ डॉक्टर निसाल हुसैन ने भी कहा कि लॉकडाउन मुकम्मल तौर इलाज नहीं है कोविड-19 का. सरकार को कुछ जो और ही सामने लेके आना चाहिए, किस तरह लोग अवेयर हो सकते हैं, किस तरह लोग कोविड से बच सकते हैं. जहाँ पे अभी तक हम कह सकते हैं, जहाँ पे भी हमसे चूक हुई है, कहीं गलतियाँ हुई है, उनको सुधारने की ज़रूरत है. डॉक्टर निसाल हुसैन का ये कहना था. नाज़रीन, कोविड-19 के हवाले से ही और सरकारी अस्पतालों में जहाँ सरकार ने एमरजेंसीज और ओपीडीज़ को बंद करके रखा है, एमरजेंसी सर्जरी नहीं हो पा रही है, ओपीडी में लोग नहीं जा सकते हैं, बीमारों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है. जहां एक तरफ कोविड, वहां दूसरी तरफ बाकी बीमार जो है, और एमरजेंसी सर्जरी सरकारी अस्पतालों में न होना, यहाँ प्राइवेट अस्पतालों में मनमानी रेट लगाई जाती है. ज़िला पुलवामा में भी इस तरह की शिकायतें आ रही है. वहाँ के हमारे साथी गाजी खुर्शीद ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघु लंगर से इस हवाले से बात की कि पुलवामा में कब ओपीडीज़ को खोला जाएगा, कब सर्जरीज की जाएगी. क्या कहना है डीसी पुलवामा का, आइए आपकी नज़र करते हैं. क्योंकि एक आइसोलेशन, जो हमने आईपीडी ब्लॉक है उसको आइसोलेशन डिक्लेयर किया था, तो हमने जो अपना मैटरनिटी सर्विसेज थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, उसको शिफ्ट करके एक प्राइवेट नर्सिंग होम में रिक्विजिशन करके वहाँ पर शिफ्ट कर दिया था. अब ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने हम लोगों ने प्राइवेट एक हेल्थ फैसिलिटी को रिक्विजिशन करके रखा है. अब हमने उस फैसिलिटी को रिलीज़ कर दिया है, और वापस हमने अपना जो मैटरनिटी सर्विसेज हैं, जो ओल्ड ब्लॉक है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, वहाँ पर रिज्यूम कर दिया है. बट ये रिज्यूम करने से पहले हम लोगों ने इंश्योर किया कि जो हमारा न्यू ब्लॉक है, जहाँ पर आइसोलेशन है, और जो ओल्ड ब्लॉक है, उसके बीच में पूरी सेग्रीगेशन हो, सेपरेशन हो. वहाँ पर दरवाजे लगाकर पूरा सील कर दिया गया है, ताकि आर पार कोई मूवमेंट ना हो किसी की. क्योंकि एक हॉस्पिटल में कोविड और नॉन कोविड फंक्शंस को सेग्रीगेट करना, ये कोविड मिटिगेशन स्ट्रेटजी का एक अहम पार्ट है, तो उसको इंश्योर किया गया है. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी को, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल से भी अब डायरेक्शंस हैं कि प्राइवेट फैसिलिटीज़ को अब आस्ता आस्ता शुरू किया जाए, तो मैं समझता हूँ वो भी अगर SOPs को फॉलो करके अगर अपना काम रिज्यूम करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा वर्कलोड कम होगा. चलिए नाज़रीन, आपने बात सुनी डीसी पुलवामा की. क्या कहना है इनका सरकारी अस्पतालों में एमरजेंसी सर्जरीज के हवाले से और ओपीडीज़ के हवाले से. नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं. उस स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे, सरकार ने फैसला लिया है लोअर मुंडा में कोविड-19 जो टेस्टिंग लैब खोलने का. और फैसला इस वजह से आया है क्योंकि एक तो यात्रा शुरू हो रही है जुलाई के आखिरी आयाम में, टूरिस्ट भी अब यहाँ पे आएंगे. जो सरकार ने आर्डरनामा जारी किया है कि मुख्तलिफ रियासतों के जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे आ सकते हैं, गैर मुल्की टूरिस्ट भी अब जम्मू कश्मीर आ सकते हैं. इस हवाले से ये फैसला लिया गया है. और जो लोग यहाँ के जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ रियासतों में हैं, वो भी घर वापस आना चाहते हैं, तो उनका भी वहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा. हमारे साथी फिदा हुसैन ने बात की BMO काजीगुंड से, डॉक्टर ज़हूर अहमद से. क्या कहना है इनका इस टेस्टिंग लैब के हवाले से, आए आपकी नज़र करते हैं. कोविड-19 स्क्रीनिंग शुरू हुआ है, उसमें कल से पिछले 24 घंटों में हमने 1012 लोगों की सैंपलिंग की, जिनमें बेशतर बाहर से आए लेबरर्स थे. यहाँ तो पहले पिछले 4 महीने से जब से कोविड शुरू हुआ है, यहाँ और जिग पर मेडिकल कैंप स्क्रीनिंग था, टेस्टिंग नहीं होती थी. लेकिन कल से यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी भी शुरू हो गई है. तो कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पे जो सैंपलिंग है? यहाँ तक स्टाफ की बात है, यहाँ तो रोस्टर के हिसाब से हर रोज़ रोस्टर पर 24 घंटे के लिए 16 लैब टेक्नीशियंस होते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ तकरीबन 40 होते हैं. इनमें कंप्यूटर नोइंग पर्सन भी होते हैं. इसके अलावा यहाँ जो है खाने पीने का सारे स्टाफ के लिए और रहने का पूरा इंतज़ाम है. चलिए नाज़रीन, आपने सुना
BMO काजीगुंड का कहना है, जो टेस्टिंग लैब लोअर मुंडा में खोली गई है, इस हवाले से क्या कहना था उनका आपने सुना। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के हवाले से। गोस जो इलाका है ज़िला बारामूला का, वो तकरीबन बारामूला हेडक्वार्टर से 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा ये इलाका है। वहाँ के लोगों ने सरकार के ख़िलाफ़ और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और कहा कि सरकार ने उनको हर वक्त नज़रअंदाज किया। ना उनको पीने के पानी के हवाले से वहाँ पे कोई सहूलियत है, ना रोड्स के हवाले से कोई सहूलियत, क्योंकि उनके रोड जो है काफ़ी खस्ता है। कई बार सरकार की नोटिस में लाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया गया है, मगर आज तक इनकी मुश्किलात का अजाला नहीं हुआ है। हमारे साथी इरशाद अहमद ने वहाँ के लोगों से बात की, उनके खदशात के हवाले से, उनकी ग्रीवेंसेस के हवाले से। आए आपकी नज़र करते हैं। पहाड़ी बस्ती है, 50-60-70 घर रहिंदा है, असां को बड़ी मुश्किलात है जनाब। था असी गुलिस्तान न्यूज़ दे बड़े शुक्रगुजार हाँ, तुसी असां कोल आए हो, असी तुसते शुक्रगुजार हाँ। तुसी आस्ते मुश्किलात जेड़े ए आला हुकाम तक पहुँचाओ। अस्ती मुश्किल को आला हुकाम दा कम है, अस्ती मुश्किल को हल करना। अस्ते बड़े मसाइल हैं, अस्ती रोड नहीं, असां को होम डिलीवरी सब्जी नहीं आती, कोई चीज़ नहीं आती, असां को बड़ी मुश्किलात होंदी है जनाब। था तो कोई आया है आपके पास? जनाब असां कोल कोई नहीं आया आज तक, कोई किसी कास्ता एक समेले आसा उस तूनी भी असां गल पहुँचाई, उस भी हालात खराब हो गए, उसकी वजह नाल उस भी आस्ते मसाइल हल नहीं कर सके। जनाब असी तुसां को रिक्वेस्ट करते हैं, तुसी असां दे मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाओ। अस्ते पहाड़ असी बार्डर तर रहने, लास्ट तर रहने, दो पहाड़ों के बिच वास्ता एक छोटा जा महला है, बस्ती कट्टी दिया, गाँव थी कटिया था। सर असी आला हुकाम को अपील करते हैं कि अस्ती इस बस्ती को ग्रां नाल अस्ती सड़क को जोड़िया जुला। असी DC साहब को अपील करते हैं कि असी अस्ती बस्ती इस बस्ती को, पहाड़ी बस्ती को ग्रां नाल जोड़िया जुला। जनाब उसको असी 4 पाई तक चाह गांठते हैं, 4 किलोमीटर बर्फ बिच भी असां को 4 किलोमीटर रल लेना पैंदा है। मौसम ठीक होंदा उस टाइम भी असां 4 किलोमीटर बीमार लाड़ना पैंदा जनाब। पानी दी भी मुश्किल है, अस्ता ए महला फिल्ट्रेशन प्लांट थी अलग है, डोन बिच अस्ता महला प्लांट फिल्ट्रेशन थी ऊपर है, असां पानी भी नहीं आंदा, पानी दी भी असां बड़ी मुश्किल है जनाब। चलिए नाज़रीन, बारामूला के गोस इलाके लोगों की शिकायत आपने सुनी, आपने उनकी फरियाद सुनी कि क्या कहना है उनका। वहाँ डेवलपमेंट एस्पेक्ट के हवाले से सरकारों ने उनको नज़रअंदाज किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात है। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें।